नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। तीनों राज्यों यानी कि केरल से लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनाने की जो प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। टीवी के चीफ जो विजय हैं, उन्होंने राज्यपाल से जाकर मुलाकात की है। सरकार गठन के लिए उन्होंने अपना दावा पेश किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में जो नई सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो 9 मई को शपथ लेगी। केरल में अभी नेतृत्व और किस दिन ओथ सेरेमनी होगा, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन तमिलनाडु में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। विजय आखिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे या फिर एआईडीएम का भी सपोर्ट लेंगे? क्या जिस तरह से बीजेपी एक तरह से एआईडीएमके के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो विजय के साथ बातचीत करके वहां पे सरकार बनाकर कांग्रेस को बाहर रखें, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाते हुए अपना न केवल समर्थन का पत्र विजय को सौंप दिया है, बल्कि विजय के से कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है और एक तरह से लगता है कि विजय कांग्रेस के साथ अलायंस और छोटी पार्टियों के साथ में माइनॉरिटी गवर्नमेंट को लीड कर सकते हैं। तो विजय की क्या है उलझन, क्या है उनका डायलेमा? क्या सरकार कांग्रेस के साथ बनाने से क्या जो केंद्र से पैसा मिलेगा या फिर जिस तरह से तमिलनाडु में जो उन्होंने वायदे किए हैं, उसके लिए एक भारी भरकम फंड की ज़रूरत होगी, तो क्या वो केंद्र को नाराज़ करेंगे? या फिर अपना जो सेक्युलर क्रेडेंशियल हैं, जिस समुदाय से आते हैं विजय, वैसी स्थिति में उनके लिए पॉलिटिकल कंपल्शन है कि वो कांग्रेस के साथ ही सरकार वहाँ पर बनाएँ। तो क्या है विजय की उलझन? इस पे हम बात करेंगे और साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा की शुरुआत हुई है, पश्चिम बंगाल के दृश्य देखकर लगता है कि कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बांग्लादेश तो नहीं बन गया है। जिस तरह से एक दूसरे के कार्यालयों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बदलाव की बात कही थी, बदला लेने की बात नहीं कही थी, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से वहाँ पर एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, ममता बनर्जी के पुतले को भी पीटा गया, ये कहीं न कहीं एक अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती। तो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं सुनीता आर्यन, सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर हिंदुस्तान टाइम्स के रेजिडेंट एडिटर, जो पर्सपेक्टिव डालेंगी मनीष गुप्ता जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और गौरी शंकर नाग साहब जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं पश्चिम बंगाल से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुनीता जी आपसे। आप तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, उसको कैसे देख रही हैं कि विजय के सामने जो उलझन है कि क्या वो सेक्युलर क्रेडेंशियल के साथ कांग्रेस के साथ अलायंस करें या फिर एआईडीएमके के साथ भी बैक चैनल से उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन अगर एआईडीएमके के सामने भी ये मौका है कि भाई इतने साल सत्ता से बाहर रहने के बाद अगर वो बीजेपी के साथ सत्ता में आ जाते हैं और कम से कम बीजेपी को ये मौका मिलेगा कि कांग्रेस को बाहर उन्होंने रखा है सत्ता से, लेकिन कांग्रेस लगता है थोड़ी-सी जल्दबाजी करते हुए उन्होंने अपनी चाल चल दी है। तो विजय की उलझन क्या है? डायलेमा क्या है? देखिए शंकर जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जल्दी करी है कि देर करी है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल कांग्रेस यूनिट थी उसने विजय के साथ अलायंस करने की बात करी थी, ट्रिपल अलायंस की बात करी थी। और उस समय सेंट्रल लीडरशिप ने ये डिसीजन लिया था कि हम अलायंस नहीं करेंगे। तो अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो हो सकता है वो अलायंस कर लेते तो मेजोरिटी दोनों की मिलके आ गई होती। देखिए विजय का पॉलिटिक्स जितना मैंने देखा है वो बड़ा क्लियर है। वो डीएमके को वो अपना पॉलिटिकल राइवल मानते हैं और बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल राइवल मानते हैं। उसके अलावा और जो पार्टीज है उनके साथ उनको कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट शायद मैंने आपके कार्यक्रम में किसी कार्यक्रम में बताया था कि जब मैं बुक लिख रही थी तो वहाँ पे ये आया था कि जब ये जानने की कोशिश हो रही थी कि विजय की आइडियोलॉजी क्या है, उस समय लोगों ने याद किया था कि उनकी एक रैली में पुरानी पहले जो रैलीज हुई थी इस इलेक्शन से पहले की, उसमें कामराज की फोटोग्राफ एक पोर्ट्रेट रखा गया था, तो उससे लोगों ने कहा था कि ही इज ओपन टू कांग्रेस। ना अगर वो एआईएडीएमके के साथ जाते हैं तो एक स्टेबिलिटी फैक्टर काम करती है, क्योंकि एक ब्लॉक पूरा का पूरा आपको सपोर्ट कर देगा और आपकी स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी। अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं जो उनकी फर्स्ट चॉइस हो सकती है और ऑलरेडी कांग्रेस ने ऑफर कर दिया, तो उन्हें छोटी छोटी पार्टीज का समर्थन लेना पड़ेगा। उसमें दोनों कम्युनिस्ट ने भी कहा है कि हम दे देंगे, और उसके अलावा एक एक दो और हैं, आईयूएमएल है और एक दो और हैं। बन तो जाएगा बट वो इतना स्टेबल अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि एक एक दो दो होंगे। अब ये भी हो सकता है एआईएडीएमके में स्प्लिट होती रही हैं जयललिता के बाद, तो हो सकता है एक गुट उसमें से निकल के
वो उनके साथ चला जाए। ये अभी बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बन जाएगी। अब खाली क्वेश्चन है कि नंबर्स का है कि स्टेबल नंबर्स होंगे कि एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट बनेगी, ये देखने की बात है। लेकिन सवाल ये है सुनीता जी कि जिस तरह से विजय जिस परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आए हैं, जिस चेंज का एक तरह से एस्पिरेशन लोगों की उन्होंने जगाई है, वो क्या चेंज इस तरह की मिली-जुली सरकार और जिसमें कि कांग्रेस 5 एमएलए के बदले अगर 2 कैबिनेट बर्थ ले लेगी और जो बाकी 3-4 एमएलए और आएँगे, वो भी कुछ न कुछ अपनी हिस्सेदारी माँगेंगे। वैसी स्थिति में क्या विजय का जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इसमें जो कह सकते हैं कि उन्हें अनुभव नहीं है, वो इस समय दिख रहा है। वो एक माइनॉरिटी सरकार अगर लीड करते, चलाते और अपने एजेंडे को पुश करते वहाँ पे तमिलनाडु में, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि रादर की एक ऐसी सरकार जिसमें कि अलग-अलग सब अपनी हिस्सेदारी माँगेंगे, सब वहाँ पे पैसे कमाएँगे और उसमें विजय का जो चेंज का जो नारा है, जिसको लेकर आए हैं, वो शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। नहीं, देखिए जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो अभी तक हम लोग समझे हैं और अधिकतर लोगों ने उनकी फ़िल्म से उनकी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश की है, तो वो उसको अगर आप देखेंगे तो वो सेक्युलर है और प्रो पुअर है। उसमें तो कोई क्लैश नहीं होगा किसी के साथ भी। मेरा जहाँ तक ख्याल है एआईएडीएमके के साथ भी नहीं होगा उसको लेकर, कांग्रेस के साथ भी नहीं होगा। जब वो एक पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होती है, तब छोटे-छोटे जो ग्रुप्स हैं और स्पेशली वो ग्रुप्स जो पावर से इतना दूर रहे हैं और उनको एक मौका मिल रहा होता है, जैसे कांग्रेस का तो बहुत सालों के बाद वापसी होगी, तो वो इतनी जल्दी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज़ नहीं करते हैं। रहा आपके 5 मेंबर्स हैं, 2 माँग रहे हैं, तो आप एनडीए गवर्नमेंट देख लीजिए या उससे पहले की यूपीए गवर्नमेंट एट द सेंटर देख लीजिए, जिनके एक-एक एमपी थे सब मंत्री बन गए। है ना? तो अगर लीडर स्ट्रांग होता है, अब ये बात आ सकती है कि ही इज इनएक्सपीरियंस्ड, बट हमने देखा है कि तमिलनाडु में जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से ही लोग सक्सेसफुल हुए हो, उनका सिनेमा एक्सपीरियंस उनको बहुत स्ट्रेंथ दे देता है। वी नो सिनेमा अबाउट एक्सपीरियंस अगर पॉलिटिक्स बहुत चलेगी बहुत तो अलग है, पर उससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है। और आप जानते हैं 67 में जब बनी गवर्नमेंट, उससे पहले भी बनी है, तो वो लोग इसी उससे आए हैं। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। करुणानिधि जी भी आए, एमजीआर की बात अलग है, बट करुणानिधि साहब भी वैसे ही आए थे और उसी से आगे लोग तो ये कह रहे हैं एआईएडीएमके के अच्छा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके जो नेता है वो फिल्मी नहीं है, इसलिए ही वाज द ओनली वन जिसके पास फिल्म एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि इट इज टू अर्ली टू से कि वो कैसा करेंगे। एज लॉन्ग एज हुए हैं पहले भी नए नेता आते हैं, इट इज अ वोट फॉर चेंज। और अगर मौका मिला सेंटर से थोड़ा उन्हें सपोर्ट चाहिए होगा, उसमें उनको जयललिता की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि गिव एंड टेक की जो पॉलिसी रहती थी, और वो फिर कर पाएंगे। बिल्कुल। मनीष गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि विजय का जो अनुभव है, जो फ़िल्मी अनुभव है, वो पॉलिटिक्स में कितना असरदार होगा? क्योंकि एक तरफ तो उनके सामने है फंड का क्रंच, जो उन्होंने वायदे किए हैं, उसके लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ चाहिए होगा, जो कि 52% ज़्यादा होगा डीएमके के वेलफेयर स्पेंडिंग से ज़्यादा। तो वैसी स्थिति में अगर सेंटर से वो पंगा लेंगे, जो कि स्टालिन लेते रहे हैं, तो उन्हें फंड की दिक्कत होगी, कैसे वो मैनेज करेंगे? ऑलरेडी वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जितनी उन्होंने वायदे किए हैं, उससे वो 4% पहुँच जाएगा। तो विजय के सामने एक ऑप्शन तो ये था कि वो एआईडीएमके के साथ समझौता करके, उसके साथ बातचीत करके एक स्मूथ रिलेशनशिप सेंटर के साथ में रखें और जिससे कि उनकी गाड़ी चलती रहे। लेकिन उन्होंने रास्ता दूसरा चुना है कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने का, यानी कि एक सेक्युलर पॉलिटिक्स जो कि आइडियोलॉजिकल जिस ब्रैकेट में वो फिट बैठते हैं। लेकिन आपको लगता है कि गाड़ी स्मूथ चलेगी? क्योंकि अगर एआईडीएमके का सपोर्ट लेंगे तो एआईडीएमके जैसी पार्टी जिसका कि स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, वो तो कल की तारीख में उसमें इतने अनुभवी लोग बैठे हुए हैं कि विजय की गाड़ी को डिरेल करने में या फिर जिसको कहते हैं कि अपने पक्ष में फायदा उठाने में उनको विजय के अनुभवहीनता का काफी वो फायदा उठा सकते हैं। देखिए, फिलहाल तो स्थिति बहुत रोचक है। आप समझिए, स्थिति ये है कि अगर कांग्रेस के साथ आती है तो ये डेफिनेटली बीजेपी को तो पसंद नहीं आएगा, और वो केंद्र से इतने प्यार से अड़ंगे लगाएंगे कि विजय को समझ में आ जाएगा कि मैं करूं तो करूं क्या।
और कांग्रेस के साथ जाने का पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी एक नेशनल पार्टी को पार्टी बनाना, मैं पार्टनर बनाना, जिससे एक इमेज बनती है कि मेरी एक इमेज अच्छी हो गई, मैं बड़े पार्टनर के साथ पार्टनर हूं, मानो अंबानी का पार्टनर हो गया तो मेरी बड़ी वैल्यू होगी, मैं भी बड़ा लेवल हो गया। सब पुष्पा मूवी था 4% का पार्टनर हूं लेकिन बड़ी फर्म का पार्टनर। एक होगा क्या बदले में? कांग्रेस को एक लाइफ मिल जाएगी, पुनर्जीवन मिल जाएगा। तो कांग्रेस अपने पैर फैलाने की कोशिश करी, और किसकी कॉस्ट पर? विजय की कॉस्ट पर, क्योंकि विजय की पार्टी को कोई अनुभव नहीं है और ये सब लोग अपना अपना मनमाना व्यवहार करना शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे केजरीवाल जी ने किया। थोड़े समय में इनके मन में लालच भी आएगा, इनको लगेगा मैं जनता का वेलफेयर भी कर दूं, अपना फायदा भी उठा लूं। खैर यहाँ एक फर्क है कि विजय के पास अपने 100-200 करोड़ खुद के भी हैं, तो उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन इतने बड़े राज्य को हैंडल करना आसान नहीं होगा, ऊपर से केंद्र की तरफ से कंफर्ट ना हो। क्योंकि जिस तरीके से विजय ने ये क्लियर किया है कि बीजेपी मेरी वैचारिक शत्रु है, इसका स्पष्ट मतलब है। और हमें ये बात भूलना नहीं है कि विजय क्रिश्चियन है और मुस्लिम कम्युनिटी भी खूब है, और क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी साथ नहीं रहते। मजबूरी है, अलग बात है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है जिसके भी साथ रहती है उसको अटैक करती है, उसको खोखला करने की कोशिश करती है। और अगर आप केरल की बात करेंगे, तमिलनाडु की बात करेंगे, कई सारे चर्च में फादर वगैरह के मैसेज है कि क्रिश्चियन मुस्लिम लोग हमारे क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करे जा रहे हैं, इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें ये बैलेंस बनाना है। ये प्रॉब्लम बीजेपी की भी है कि वो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो रही है, ये प्रॉब्लम विजय की भी है, तो उसको बैलेंस बनाना है। शायद यही एक वजह है कि वो कांग्रेस को लाना चाहती है, लेकिन बदले में उसे मिलेगा क्या? कि कांग्रेस के जितने दुश्मन हैं वो दुश्मन ऑटोमेटिकली ये लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिना खर्चे के खरीद चुके होंगे, जिनमें से बीजेपी नंबर 1 है। और बीजेपी को ये पता है कि बीजेपी कांग्रेस को कभी खत्म नहीं करेगी, क्योंकि उसका पर्पज है कि एक बड़ा एनिमी पूरे वर्ल्ड में पूरी जनता को दिखाने के लिए है कि हम इससे लड़ रहे हैं, और जितने भी छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनको एक एक करके साफ करो। अभी अगले 3 साल बीजेपी कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि अगला टारगेट बीजेपी का कर्नाटक तमिलनाडु है ही नहीं, उनका टारगेट है पंजाब। तो जैसे ही पंजाब में ये साफ करेंगे, अकाली को भी डाउन करेंगे और आम आदमी पार्टी को आउट करेंगे, उसके बाद इनका टारगेट तब दक्षिण की तरफ आएगा। और दक्षिण में उन्होंने एंट्री करनी शुरू कर दी है, तमिलनाडु हो या केरला हो, सब जगह उनकी प्रेजेंस है। तो अभी 3 साल तो सरकार शांति से चलेगी, लेकिन इसके बाद इन्हें इनकी इमेज को डेंट कर दिया जाएगा। तो अब विजय को यह तय करना है कि लॉन्ग रन में चलना है या शॉर्ट रन में चलना है। मेरे हिसाब से तो विजय को पार्टनर बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से टुकड़े हैं, इसकी सरकार कभी गिरती ही नहीं, और ये बड़े आसानी से अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह सरकार चलाते रहते। अब देखो, डीएमके से सपोर्ट करेगा नहीं और विरोध भी नहीं करेगा इसकी सरकार। अगर डीएमके इसके अपोज करता तो बीजेपी के हम आउट हो जाते हैं, हम वोट नहीं डालते। बीजेपी वोट न डाले, काम खत्म। अन्ना डीएमके वोट न डाले, काम खत्म। कांग्रेस वोट न डाले, काम खत्म। तो विजय को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर या तो इनके कंसल्टेंट या पीआर कांग्रेस का इतना बढ़िया है कि वो सरकार में घुस रहे हैं। अब कांग्रेस को देखिए, बल्ले ही बल्ले है, अब बिना एफर्ट के सत्ता में आ गए। जो सनातन की बुराइयां डीएमके करती थी, उसके छींटे, उसके दाग कांग्रेस पर पड़ने थे, वो दाग कांग्रेस पर नहीं पड़ेंगे, वो दाग अकेले डीएमके पर रहेंगे, और डीएमके और ये आ गए सत्ता में। तो यहां से एक तरीके से इनके पास एक मॉरल बूस्ट रहेगा राहुल गांधी के पास, चलो हम तमिलनाडु में भी सत्ता में हैं। फिलहाल विजय के लिए अच्छी स्थिति विजय अपने आप खराब कर रहे हैं। आपने एक बात पूछी थी, सिनेमाई एक्सपीरियंस। ये सिनेमाई एक्सपीरियंस नहीं है, ये तमिलनाडु क्या साउथ की जनता का कल्चर है। एमजीआर से लेके जयललिता तक, जिसमें जानकी भी और जयललिता भी। आपको याद होगा एमजीआर के साथ एक फोटो उनकी पत्नी एक तरफ खड़ी होती थी लेफ्ट में, और राइट में J1 और J2 जयललिता और जानकी खड़ी होती थी, और वो दोनों फिल्मी बैकग्राउंड से थी, दोनों का ग्लैमर था। तो तमिलनाडु की जनता को या साउथ की जनता को लोग वो पसंद हैं जो लार्जर देन लाइफ हैं, यानी वो जो सुपरमैन है, अभी हाथ से लगाएगा गोली रोक देगा और एक किसी को फेंक के मारेगा, बिल्डिंग टूट जाएगी, वो लोग पसंद है। उन्हें लगता है कि ये लोग हमारा दुख दर्द भी ऐसे ही दूर करेंगे। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, साउथ की फिल्मों में लोग सीएम बन जाते हैं और वो जनता का एकदम भला करते हैं। जो हमारे यहाँ इंडिया में अनिल कपूर की नाइक की पिक्चर आई थी नॉर्थ में, वो भी उसी का पैटर्न था। यहाँ रजनीकांत चूक गए थे, पर उन्होंने सेंस कर लिया था अगर मैं आऊंगा तो मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, वो चूके, लेकिन विजय हिट हो गई। लेकिन अब विजय गलती कर रहे हैं मेरे हिसाब से। खैर, विजय जी का चैप्टर सिर्फ इतना ही है, मेरे हिसाब से उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, शांति से गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए।
कोई संकट पड़े तब याद करते कांग्रेस को। अभी शुरुआत में पार्टनर क्यों ढूंढना, जबकि उन्हें पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। आप बताइए, अगर अगर बीजेपी अपोज करेगी तो डीएमके सपोर्ट कर देगी, एब्सेंट हो जाएगी, और इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे टुकड़े हैं, कोई ना कोई तो गायब होगा, नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो हाथ जोड़ के चले जाना कि भाई आ जाओ, क्या चाहिए ले लो। अभी तो सरकार बनाओ, आप देखो कौन कितना है। और बीजेपी को ये बोल के, ये भाषण देने का मतलब है ये फिल्मी डायलॉग देना कि बीजेपी मेरी वैचारिक शत्रु है। यानी आप बीजेपी को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि तैयारी मेरे खिलाफ शुरू कर दो, कि जैसा डीएम के वैसे ही टीवी के। बस अगर ये हो गया तो उन्होंने दुश्मन अपना बना लिया। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना विजय के लिए ठीक है, ना टीवी के लिए ठीक है, ना ही तमिलनाडु की जनता के लिए ठीक है। कि जो भी है, एक नई पार्टी इतनी पॉपुलैरिटी लेके आई है, उसे कुछ अच्छे काम करने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, इस देश का दुर्भाग्य हो गया है कि केजरीवाल जी ने ऐसा कल्चर पैदा कर दिया है, बंगाल से लेके हरियाणा, बिहार से लेके दिल्ली, बस सबको मुफ्त बांट दो, मुफ्त बांट दो। तो ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट विद फुल बेंच ये ऑर्डर ना कर दे कि नहीं, कोई भी फ्रीबीज नहीं बटेगी, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। आप कह रहे 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ तो आपका एस्टिमेट है, एक्चुअल ग्राउंड पे होंगे तो उसमें करेक्शन लगा 1.5 लाख करोड़। बांट ही नहीं पाएंगे, जब बांट नहीं पाएंगे तो लगेगा ये एक्टर भी खराब निकला, इसको बाहर करो। जैसे केजरीवाल जी वायदा करते रहे यमुना साफ होगी, हुई नहीं, वायदा करते रहे महिलाओं को पैसे देंगे, दिए नहीं। तो ये ठीक है, अब तो सारी पार्टियां वही कर रही है, इसलिए मनीष जी उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सुनीता जी, आपको लगता है, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये वन टाइम अफेयर है विजय का, लाइक अरविंद केजरीवाल। लेकिन ठीक है, अरविंद केजरीवाल भी अगर विजय हो जाते हैं तो 10 साल तो अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री रह ली है दिल्ली में, और पंजाब में भी उनकी पार्टी की सरकार है। और अरविंद केजरीवाल के पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी था, IRS ऑफिसर थे। वैसी स्थिति में आपको लगता है कि विजय की गाड़ी जो है, क्योंकि जो स्टैम्पेड वाला केस है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसियों के पास में है, तो बीजेपी तो चाबी टाइट करेगी अगर, और ये भी फैक्ट है कि चुनाव के दौरान बीजेपी चाहती थी कि विजय के साथ अलायंस हो जाए, लेकिन उसमें विजय ने कोई घास नहीं डाला। तो वैसी स्थिति में AIADMK के साथ अलायंस बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिख रहा। तो सबकी नजर विजय पे है कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए विजय के साथ अलायंस हो जाए, और वैसी स्थिति में अगर विजय सेंटर से फेवरेबल नहीं रहे तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करेगी। देखिए, मुझे लगता है अभी हम बहुत जल्दी इस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं, और आपके साथ कंपैरिजन करना, अभी ये आए हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज़ द न्यू फेस, और अभी उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट कई बारी नेता हर बारी दे आर नॉट बॉर्न, वो आगे बढ़ते भी हैं और अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा करते भी हैं। तो मैं तो विजय जी को जानती नहीं हूँ, बट मैं उस जो बातें सुन रही हूँ, उनके जो स्टेटमेंट्स देख रही हूँ, उससे लगता है कि वो जो सोच रहे हैं, उनकी जो सोच है वो ठीक है। रहा बीजेपी तंग कर सकती है, मुझे लगता है, देखिए बीजेपी ने एक तरह से आप देखा जाए तो विजय तो इज अ स्मॉल फ्राई फॉर बीजेपी। 2 द्रविडियन पार्टीज थी जो कि वहां पे पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे। आज की तारीख में दोनों के दोनों का जो बाय रोटेशन होता था, और इतने सालों से जो उन लोगों का कंट्रोल था तमिलनाडु पॉलिटिक्स पे, दोनों बाहर हैं। आज एक तीसरा व्यक्ति सामने आए हैं, तो बीजेपी के लिए तो ये सूट करता है कि ना AIADMK है ना DMK है। आज की तारीख में एक नया व्यक्ति है, वो अभी थोड़ा लॉन्ग रोप देंगे। वो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली, क्योंकि बीजेपी बहुत सोच समझ के टारगेट करती है। अभी वो पॉपुलर है, अभी वो वेट करेंगे कि वो किस तरह का काम करते हैं। और जो मैंने आपको शुरू में बोला कि AIADMK जयललिता के बारे में बड़ा मशहूर है कि वो पूरी तैयारी के साथ जाती थी, अपना डेटा के साथ जाती थी। उन्होंने अटल जी की गवर्नमेंट भी गिराई, और उन्होंने बीजेपी से मदद भी ली, और उन्होंने कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उनसे भी मदद ली। तो आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ये गिव एंड टेक का सपोर्ट होगा कि आप किस इशू पे आप सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं है, आज बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, बट कल उनको भी जरूरत पड़ सकती है कुछ इश्यूज पे सपोर्ट की। अभी टीवी के पास तो कोई मेंबर्स है नहीं ना लोकसभा में ना वहाँ पे, बट कल वैचारिक रूप पे माहौल नरेटिव बनाने के लिए तो कुछ समय तो अभी निकलेंगे ना। स्टेक्स कितने हैं, एक नई पार्टी के स्टेक्स कितने होते हैं? स्टेक्स बहुत कम होते हैं। अब वो आए हैं, लेट्स वॉच हिम एंड देखते हैं कैसा करते हैं। हम लोग अभी से क्यों प्रेज्यूम करें कि बीजेपी ये कर देगी? बीजेपी क्यों कर देगी? वो अभी मौका देगी थोड़ा टाइम।
इतने पॉपुलर, जो इतना सीट्स लेकर आए, अभी बीजेपी कुछ नहीं करेगी। जब करना होगा तो वो स्ट्रांग को भी कर लेते हैं, कोई स्ट्रांग भी हो तो उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है इट्स टू अर्ली, लेट्स वॉच हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस, लेट अस, गिव अस अ चांस। हम लोग बहुत जल्दी एनालिसिस करने लगते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। गौरी शंकर जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है? जिस तरह से हिंसा और जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, कार्यालय, ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं। ये तो जो दृश्य हैं वो बांग्लादेश का दृश्य दिख रहा है। तो हिंसा की शुरुआत और कौन हिंसा कर रहा है इसके पीछे, और जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया है कि जो भी हिंसा करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या सचमुच बीजेपी के कार्यकर्ता ये सब कर रहे हैं? Very interesting discussion is going on. First of all, my gratitude to the host. Let me make some points. I was getting actually very excited to make some points. My first point जो है, तो at the time of this kind of massive tsunami, वो जो बोल रहा हूँ है सब टीवी में, ये है saffron tsunami. So at the time of such kind of landslide victory on the part of the BJP, it is quite unexpected, but at the same time, given the misrule, given the mismanagement, given the misgovernance, given the people's grievance, actually the phrase I want to use, that is people's grievance against the 15 years TMC rule, a kind of new expectation is being released, is being vented out by the people. एंड मेरा जो क्लियर कट जो स्टेटमेंट है, ये है वायलेंस फ्री चेंज होना चाहिए. some kind of disturbance is taking place, some kinds of mob violence is taking place, but don't try to compare it to the Bengal, the East Bengal or the Bangladesh situation, because that was a kind of very toxic situation that we witnessed throughout the latter part of 2024 or throughout 2025. We cannot compare it to Bangladesh, but here some kind of actually what is some the small people's body, they are creating some kind of troubles here and there, and they are actually doing some hooliganism. That will be strongly dealt with, because बीजेपी जो ऑफिशियल्स है, बीजेपी जो responsible persons है, they actually they know what to actually how to deal with, because central forces are here. They are already, they have been deployed at very sensitive pockets. The police administration, they are also keeping vigil. The BJP persons, the karmakartas, they are also they are making it very sure and certain that this kind of violence, this kind of situation is quite unexpected, is quite undesirable. So, but at the same time, we should keep in mind that some kind of venting out of people's frustration is actually we are witnessing. So, although that should not be there, although the Bengal scenario, if we look at compared to 2024, 2025, there were several kind of situation when BJP entered into the rural pockets. They were blocked. There were linguistic violence, some violence where physical violence they faced. This kind of situation will gradually diminish and gradually be completely cleared out. So right now, as a kind of scenario that Bengal is witnessing, that is undesirable. The administration is dead against it. But a kind of actually the lower class people, they are venting out their grievance, because there were a lot of political biases, political small issues that is coming up, and actually the media is नहीं, actually लेकिन सवाल, लेकिन नहीं गौरी जी, सवाल ये था कि जब सरकार कोई परिवर्तन होती है, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो एक्टिंग होते हैं उस समय, उनको तो ये पहले ही बंगाल के कल्चर का पता होगा ना, और उनको पता होगा कि अगर इस तरह का गुस्सा टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, दोनों जो पोलराइज्ड पार्टियां हैं और पोलराइजेशन इस लेवल पे है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपना गुस्सा उतारेंगे, तो
गुस्सा उतारने के लिए No, no, मौका देना कि गुस्सा आप गुस्सा 3 नहीं दिन कर तक गुस्सा उतार लो और उसके बाद फिर हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, ये तो एक सही कल्चर की शुरुआत नहीं हुई ना। ये इसकी इसी के no, लिए तो no, टीएमसी की बीजेपी आलोचना करती थी। इसी के लिए तो जनता ने टीएमसी को सत्ता से बाहर किया और आकर के आप भी वही कर रहे हैं हंगामा, no, तो, तो कैसे no, no, जनता बर्दाश्त करेगी? no, you have to just wait for 2 to 3 days. The coming 9th, on the 9th, the new government is तो आप कह रहे coming हैं to कि power. 2-3 दिन तक लोग अपना गुस्सा उतार लें, उसके बाद जब सरकार आएगी 9 तारीख No, को, तब व्यवस्था बहाल होगी कुल no, मिला no, के। no. The chief secretary has already issued the alerts. All the thanas and police stations, they are keeping vigil. I also, in the evening, I was also outside yesterday, and I saw that there was a kind of desolate atmosphere in the city. And when I went back and I switched on the TV, I found that in several places some hangamas are taking place. But these, I think that this should not be justified. First of all, this should not be justified. I am not taking any side that this should happen, but a kind of actually a kind of pent up exasperation, pent up embitterment, a kind of scenario that is unraveling, that is being seen, is actually a kind of long pent up kind of release of emotion is taking place. I am not justifying it, because actually this should be rejected, and this should be, and government, the would be government, the BJP, all the karma kartas from the very local level to the state level. The Shubhendu Adhikari also said that we are not encouraging it. We have seen ठीक whether है। it is in अब Manipur, ठीक है। whether it is in अब Kashmir, अब whether एक it is सवाल in ये Bengal, बताइए कि yeah, जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो कल आरोप लगाया और जो आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जिसका जोर दिया, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंडेट को चुरा लिया गया, 100 से ज्यादा सीटें एक तरह से चुराई गई। एसआईआर का जो इम्पैक्ट है, अलग अलग जो न्यूज़पेपर, जो जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कई सारे न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया है। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि 100 तकरीबन ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं, 128 सीटें हैं बीजेपी, जो 30,000 के मार्जिन से कम से बीजेपी जीती है और तकरीबन 30,000 ही एसआईआर में लोग बाहर हुए। तो वैसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि सचमुच एसआईआर की वजह से बीजेपी की जीत हुई, या अगर एसआईआर नहीं भी रहता तब भी बीजेपी जो एंटी इनकम्बेंसी थी ममता के खिलाफ, बीजेपी जीत जाती? No, you see, actually it is a kind of political narrative, and in Indian politics we are witnessing how narratives change the political destiny of all the state and the election. Actually, नहीं, नैरेटिव को छोड़ दिए, फॉरगेट अबाउट नैरेटिव। एक्चुअल जो एसआईआर का जो इम्पैक्ट हुआ, जिन no, लोगों को बाहर किया गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? Yes, I said in my previous presentation that when I myself went to cast my vote, I went around 2:30, 3 o'clock, and when I came back, I checked that the voting percentage in Kolkata, in North Calcutta, I reside, the voting percentage was slightly above 60%. But in the night, around 9:30, when again I switched on, I found that the vote percentage went over 90%. So how it actually occurred? It occurred, and if I actually juxtapose these two kind of figures, 60% to 90%, this kind of sharp jump, even after the SIR took place, that clearly indicates that 30% vote, which was an overwhelming majority, unexpected in Kolkata, because Kolkata people are reluctant. It is a swing kind of scenario. So they are mostly reluctant to vote, and 50 to 60% votes are usually experienced in Kolkata. So that kind of overwhelming percentage of vote when it was cast, and when the result came out in Kolkata and also in the outskirts and in the North Bengal, it actually proved that people came out overwhelmingly, without any doubt, against the administration of the TMC. So there is no doubt that that SIR might have created a kind of ground, but people was overwhelming. It should be accepted. It should be accepted. I have seen Yogendra Yadav himself yesterday. I was hearing his interview. He was saying that it is a mandate of the people. It is a mandate of the people, not only of the urban people. That the Bijoy, actually the two other panelists were discussing about Bijoy. Bijoy received a mandate from the urban, mostly from the urban.
people, but it is the mandate. The BJP's mandate is to be analyzed from various angles. It is not the Calcutta. It is not the overwhelming majority of the Calcutta youth and the Calcutta Generation Z, but the across the generations, across the places, not only ठीक है। Calcutta, but outside Calcutta, North Bengal. If you see the map, how it can happen that everywhere it was a high penetration of the opposition. That ठीक है। actually establishes the fact that it was a kind of mandate against Mamta. I am not saying that she was completely gone wrong, but there was something very serious about her administration, and people did not accept it. ठीक है। सुनीता जी, एक अंतिम टिप्पणी की, जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अखिलेश को ये लगता है कि जो बंगाल में ममता की हार हुई वो कहीं रिपीट यूपी में भी होने वाला है एसआईआर का के जरिए। आपको क्या लगता है कि जब इतने सारे कंसर्न हैं और 27 लाख, तो ये तो फैक्ट है ना कि 27 लाख रोल से बाहर हो गए, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके भविष्य का फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट अभी तक उस पर चुप है, तो आप कैसे इसको डिनाई कर सकते हैं कि ठीक है एसआईआर का इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ, ममता के वोटर को काटा गया नहीं काटा गया, लेकिन 27 लाख तो बाहर है ना वोटर लिस्ट से, और उसके बाद भी चुनाव भी हो गया, पार्टी भी जीत गई और शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। देखिए शांति जी, 3-4 चीजें तो फैक्ट्स हैं। 27 लाख की फिगर फैक्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सेंट्रल फोर्सेस का हेवी डिप्लॉयमेंट हुआ वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, वो फैक्ट है। काउंटिंग में सेंट्रल फोर्सेस रहे, ये फैक्ट है। ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि बिफोर द पोलिंग ये नहीं आ रहा था कि एक लैंडस्लाइड विन ममता के लिए होने जा रही है। ये आ रहा था कि अगर वो जीतेंगी, बहुत फेयर इलेक्शन भी होगा, तो शी मे स्क्रैप थ्रू। ये नहीं आ रहा था कि वो बिल्कुल जीत जाएंगे। तो आप देखिए, अगर हम सारे डेटा का जो थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस करा है, वो शायद ये हो सकता था इनकी 80 आई है, ये 110 तक आ जाती, और बीजेपी जो 200 एंड समथिंग है वो 180 पे आ जाते। इतना चेंज होता, उससे ज्यादा फर्क नहीं लगता। जो अभी हम देख रहे हैं जो आया है कि कितनी सीट्स पे उसका असर पड़ता, वो देखिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अपोजिशन नेताओं के खिलाफ तो खूब काम करती है, पर जहाँ पे बीजेपी है वहां पे नहीं करती है। आप अगर यहाँ पे यूपी की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले भी ऑफिशियल मशीनरी है, योगी जी बहुत होशियार हैं, अमित शाह जी चाणक्य हैं, वो पूरा देखते हैं, और उसके बावजूद कन्नौज उन्होंने जो आज कुंदर की और कई इलेक्शन के बारे में बोला भी है, वो हुआ भी है और ये आगे भी होगा। पर अगर हम ये कहें कि खाली एक एंटी इनकम्बेंसी से योगी हार जाएंगे, वो भी नहीं नजर आता है। मतलब आज भी जब हम इलेक्शन को देखते हैं, बड़ा डिस्पैशनेटली देखते हैं, तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट दिखाई देता है, और बीजेपी हर कुछ करेगी कि जो 2024 में उनका ह्यूमिलिएशन हुआ था यूपी में, उसका बदला लेने के लिए। बट हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के इतने बुरे हाल हैं कि उनको खाली इन्हीं सबके बदौलत ही वो जीतेंगे। उनके पास पब्लिक परसेप्शन उनके फेवर में है, जो मोमेंटम है जो 2024 में ब्रेक हुआ था उनका 2014 से, वो फिर से रिगेन हो गया है। लोगों को ये लगता है वो इनविंसिबल है, और उनको पोल मैनेजमेंट भी आता है। पोल मैनेजमेंट में आपको जो जो काउंट करना हो वो कर सकते हैं। और उसके अलावा एसआईआर यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 2 करोड़ लोग हटाए गए हैं। तो ये तो आज की तारीख में कहना कि खाली देखिए, बीजेपी वॉर की तरह लड़ती है इलेक्शन, और उनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास मशीनरी भी है, उनके पास आरएसएस काडर का सपोर्ट भी है, उनके पास 2-3 ऐसे नेता हैं जिन ब्रांड्स हैं, मोदी जी एंड योगी जी। अगर मैं यूपी की बात करूं, जो कि हिमंता थे असम में, वो उनके लिए थे। ममता ब्रांड नहीं हो रही थी। आप कुछ भी कहिए, ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पे, ये तो आपको नोट लेना पड़ेगा ना। तो इसको देखते हुए यस, बीजेपी सब कुछ करेगी, यहाँ पे इलेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट होगा, और उन्होंने ऑलरेडी शुरुआत करी दी है, और पूरी कंट्री से लोग आते हैं, जैसे अभी कलकत्ते गए, वो सब आएंगे, और उसी में अखिलेश जी को अपनी लड़ाई लड़नी है। अब वो
फंड्स की कमी हो या जो भी हो, एंड ही हैज टू फाइट। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव के लिए चुनौती बड़ी है, वो अकेले योद्धा बचे हैं क्योंकि अपोज़िशन के जो बाकी छत्रप हैं, वो तो धराशायी हो गए हैं। अखिलेश को इतने बड़े राज्य में बीजेपी के तमाम रिसोर्सेज़, तमाम मशीनरी माइक्रो मैनेजमेंट, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सबसे लड़ना है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव लड़ पाएँगे या बीजेपी का घोड़ा जो है वो सरपट दौड़ता रहेगा। और साथ ही विजय के लिए भी चुनौती है कि विजय कांग्रेस के साथ सरकार तो बना लेंगे, लेकिन फंड कहाँ से लाएँगे? इस चुनौती से विजय को निपटना होगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। सुनीता जी आप जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मनीष जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और गौरीशंकर जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.